अध्याय 141 कुचला गया। ब्राइट स्टार रॉयल पैलेस में डेविस के जाने के बाद शर्ली ने कामोत्तेजक के प्रभाव को खत्म करने तक खुद को निवेदन करने में लिप्त रही। यह पहली बार था जब वह इस तरह का अभिनय कर रही थी, लेकिन उसे एक अविश्वसनीय खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अपनी श्रद्धा से बाहर आकर वह वापस बैठ गई, खड़ी हो गई और स्नान करने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ मिनटों के बाद वह अपने पिछले कपड़े पहने हुए बाहर आई। अपने बिस्तर को देखते हुए उसने एक बार फिर पिछली घटना के बारे में सोचा, जिससे वह शर्मिंदगी में भारी शर्मा गई। उसकी नजर थोड़ी सी हिल गई, अपराधबोध से घुटने टेकते हुए आकृति को देखते हुए। फेलिसिया ने बिस्तर के बगल में घुटने टेक दिए, अपना सिर नीचे करके। उसके पास शर्ली की नजर से मिलने की हिम्मत नहीं थी, न ही उसके पास खुद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प था। उसने अपने दयनीय जीवन को हमेशा के लिए समाप्त करने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा करने के लिए साहस की कमी थी। शर्ली ने फेलिसिया को एक जटिल नजर से देखा। चंचल, क्या यह था? उसने याद करते हुए खुद से पूछा। एक तरफ वह फेलिसिया को आसानी से माफ करने के लिए अपने दिल में नहीं पा सकती थी, दूसरी तरफ उसने महसूस किया कि उसके लापरवाह रवैये के कारण इस गड़बड़ी को आमंत्रित करने के लिए यह उसकी अपनी गलती थी। उसने महसूस किया कि उसकी चंचलता ने उसे एक अच्छा दोस्त और भविष्य का पति खो दिया था। अब न केवल उसे पछतावा महसूस हुआ, बल्कि उसके दिल पर उदासी महसूस हुई। फेलिसिया की दयनीय आकृति को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिल अपराध बोध से बाहर निकल रहा है। उसने अपने दांतों को किरकिरा करते हुए अपने हाथों को भींच लिया। कहानी के अपने हिस्से को सुनने का फैसला करते हुए वह फेलिसिया के पास चली गई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब फेलिसिया ने कदमों की आवाज सुनी तो वह शर्ली की नजर से मिलने से डरते हुए नीचे देखते हुए और भी कांप उठी। अपराध बोध की मात्रा से अभिभूत वह चिल्लाई, मुझे खेद है शर्ली, मुझे धोखा दिया गया। मैं मूर्ख हूँ। आप पर भी संदेह है? मैं मूर्ख हूँ। मैं मरने के लायक हूँ। अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हुए उसने अपना सिर घुमा लिया, क्योंकि उसे आखिरकार प्रवाह के साथ शर्ली के चेहरे को देखने का साहस मिला। शर्ली के चेहरे पर एक उदासीन दृष्टि थी, लेकिन अंदर वह अपने दिल में उतना ही दुखी महसूस कर रही थी। वह थोड़ी शांत हो गई, इससे पहले कि उसने कहा, मैं तुम्हें मारने से पहले कहानी का आपका हिस्सा सुनना चाहता हूँ। जब फेलिसिया ने यह सुना तो वह दुखी या नाराज होने के बजाय संतुष्ट थी। वह शर्ली को खुद को समझाना चाहती थी ताकि वह अपनी माफी अर्जित कर सके। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मारा गया था, क्योंकि उसे लगा कि वह उस तरह के अंत के लायक थी। फेलिसिया बिना किसी मनगढ़ंत जोड़े अपने अतीत के बारे में बात करने से पहले शांत हो गई। ऐसा लगता है कि यह ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट की घटनाओं के ठीक बाद हुआ। दूसरा स्थान हासिल करने वाली शर्ली के लिए आयोजित भोज में उसे किसी ने नशीला पदार्थ खिला दिया। उस समय उसे नहीं पता था कि यह गार्ड था जिसने उसे नशीली दवा दी थी। वह खुद को खुश करने के लिए कई बाधाओं को पार करने के बाद एक खाली कमरे में छिप गई। अचानक दरवाजा खुला और उसके दुर्भाग्य के लिए यह उसका 27वां भाई था, जिसने अपनी आंखों में जलती हुई रोशनी के साथ दरवाजा खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी आंखें और दिमाग वासना से धुंधले थे। यहाँ तक कि यह भी नहीं देखा कि वह कौन थी। वह तुरंत एक जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा और उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। फेलिसिया, जो उसके समान ही उत्तेजित और सींग वाला था, गर्मी में एक मादा की तरह जवाब दिया। वे काम समाप्त होने से पहले लंबे समय तक जारी रहे। उसका 27वां भाई बेहोश हो गया, जबकि वह अभी भी उस दर्द से जाग रही थी जिसे उसने नीचे महसूस किया था। यह देखते हुए कि यह कौन था, वह हैरान महसूस कर रही थी, इससे पहले कि उसका चेहरा एक अव्यवस्थित गंदगी में बदल जाए। अपनी फूटती भावनाओं को शांत करते हुए उसने अपनी पोशाक बदल दी और खुद को एक गोली खिला दी। जल्दी से उस जगह से भाग गई। किसी तरह अपने घर में प्रवेश करने के बाद उसके चचेरे भाई गार्ड ने उससे संपर्क किया, जिसने नकली सबूतों के साथ घटनाओं को गढ़ा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गार्ड ने उसे समझाया कि वह उस भोज में भी मौजूद था और एक इमेजरी क्रिस्टल में शर्ली की चंचलता को पकड़ने में कामयाब रहा। मौजूद सबूतों के साथ वह शर्ली पर दुखी, नफरत, निराशा महसूस कर रही थी। उससे परेशान होकर उसे लगा कि शर्ली के जीवन को बर्बाद करना उसका अधिकार था, क्योंकि उसका जीवन बर्बाद हो गया था। उसके साथ सहयोग करते हुए उसने शर्ली को उसके समान त्रासदी का अनुभव करने के अवसर की तलाश की। उन्होंने कहा, यही हुआ था। अगर मैंने आपसे सलाह ली होती या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। जब तक वह अपने अतीत को समझाने में कामयाब रही, तब तक वह एक बार फिर सो गई और शर्ली से माफी मांगी। अपने अतीत को सुनकर शर्ली को अपने दिल से रोने का मन हुआ। जब वह भोज का आनंद ले रही थी, उसकी बहन के खिलाफ साजिश रची गई और उसका उल्लंघन किया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को उसे रखने की जरूरत थी। उसका सिर धीरे धीरे इस शातिर साजिश के अपराधी गार्ड की ओर मुड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी नफरत उस पिटने वाले आंकड़े पर इकट्ठा हो गई। गार्ड को बांध दिया गया था, जबकि उसका मुंह बंद था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, इसलिए वह बिस्तर के दूसरी तरफ मुंह करके था। वह उसके पास गई और उसके मुंह पर कपड़ा हटा दिया। मुझे जाने दो, या अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे अधीनस्थों को पता चल जाएगा कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ था। गार्ड ने अपने दांतों को पीस लिया, क्योंकि उसने क्रूरता से कहा था, मुझे परवाह नहीं है, उसे मार डालो। फेलिसिया ने उसे जानलेवा नजर से देखते हुए कहा। उसने अपने चचेरे भाई पर जो भी भरोसा किया था वह सब बेकार चला गया था। शर्ली ने अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर इशारा किया। हिम्मत है? क्या आपको परवाह नहीं है कि आपकी प्यारी बहन के साथ क्या होता है? गार्ड ने अपनी रीढ़ की हड्डी पर अतिक्रमण करते हुए एक ठंड महसूस की। उसे लगा कि आज उसका जीवन सचमुच समाप्त हो जाएगा। शर्ली के हाथ कांप रहे थे। उसने उसे देखा। उसके लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई, क्योंकि उसने उस पर अपनी तलवार उतार दी। नहीं, तलवार को नीचे आते देख उसने आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगा। अचानक उसे एक बहुत बड़ा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह सुअर की तरह चिल्लाया। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसने अपने जन्नान को हवा के माध्यम से उड़ते हुए देखा, क्योंकि यह किसी कोने पर गिर गया था। अपनी आंखें अभी भी ठंडी होने के साथ शर्ली ने अपना पैर उठाया और उसकी गेंदों को कुचल दिया, जिससे एक कुचल ध्वनि गूंजने लगी, जिससे एक पुरुष घृणा में अपने पैरों को बंद कर देगा। जब वह इस तथ्य को महसूस कर रहा था कि उसने अपनी मर्दानगी खो दी है, तो एक भारी दर्द ने उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें वापस लुढ़क गई। उसे मार डालो, फेलिसिया चिल्लाई, क्योंकि वह उसे बुरी तरह से देख रही थी। उसके लिए जिसने बेरहमी से उसके साथ खेला था, उसे कोई दया नहीं आई, केवल अंधी नफरत थी। अध्याय 142 लालसा। शर्ली ने अपनी तलवार को अपनी अंतरिक्ष रिंग के अंदर रखा और फेलिसिया को देखा। हमें उसे जीवित चाहिए। उसका उपयोग करके हम उसके अधीनस्थों को पूरी तरह से मार सकते हैं। फेलिसिया हैरान रह गई, उसके इरादे को समझने में सक्षम नहीं थी। मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो, शर्ली ने हठपूर्वक जवाब दिया। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसने अपने चेहरे पर एक लालसा पूर्ण भाव के साथ कहा। फेलिसिया दंग रह गई, उसकी आंखों से एक भी आंसू नीचे गिर गया। कैसे? मैं कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें धोखा दिया है। शर्ली ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप चीजों के बारे में भूल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको स्वीकार करना होगा कि क्या हुआ था और जीना जारी रखना होगा। लेकिन फेलिसिया ने कहा, उसकी आवाज अपराध बोध की आमद से कांप रही थी जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की। शर्ली ने अपने कंधों को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपने 27वें भाई से आपके मामले के बारे में बात करूंगी। अगर वह स्वीकार नहीं करता है और जिम्मेदारी नहीं लेता है तो मैं उसे खुद मार दूंगा। मैं? फेलिसिया ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह वापस रेंग रही थी। शर्ली ने जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया जैसे कि वह उसे जाने नहीं देगी। यह ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यह सच है कि आपने मुझे धोखा दिया है, लेकिन हमारा करीबी रिश्ता अभी भी बचाव योग्य है। मैं एक और गलती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। शर्ली को गले लगाते हुए फेलिसिया रो पड़ी, अपने दिल की बात रोते हुए। मैं चंचल होना बंद कर दूंगा। मैं खुद को भी बदल दूंगा। शर्ली धीरे से फुसफुसाई। फेलिसिया ने शर्ली को कसकर गले लगाते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ समय बाद जब वे अलग हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को देखा क्योंकि वे पहले की घटनाओं के बारे में सोचते थे। हमें बचाने के लिए कल भोज में उसे धन्यवाद दें। तालमेल में अपने सिर हिलाते हुए वे अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से आभारी महसूस करते थे। उनके सुलह के बाद रात शांति से बीत गई, जबकि उन्होंने दुखी गार्ड को एक ऊर्जा सील के साथ बांध दिया और उसे कुछ समय के लिए गुप्त मार्ग में छिपा दिया। अगले दिन एक रॉयल पैलेस में भोज योजना के अनुसार आगे बढ़ा। घटनास्थल पर कई मेहमान और युवा मौजूद थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि कुछ अन्य शांति से पारखी आंखों से भोज को देख रहे थे। शर्ली और फेलिसिया ने सामान्य रूप से भोज में भाग लिया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें मेहमानों द्वारा बधाई दी गई और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। स्वाभाविक रूप से कई युवाओं ने उसे अपनी वीरता और वीर स्वभाव का प्रदर्शन किया, लेकिन वह उनकी प्रगति से विचलित नहीं हुई जो कल की घटना का अनुभव करने के बाद हास्यपूर्ण लग रहा था। उसने विनम्रता पूर्वक और सीधे एक दयनीय चेहरे के साथ उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण सम्राट एस्टन की अभिव्यक्ति गड़बड़ हो गई, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित। वह जानता था कि उसकी बेटी के स्वभाव के साथ वह उनके प्रस्तावों को ठुकराने से पहले कुछ समय के लिए उन्हें गुमराह करेगी और उनके साथ खेलेगी। उसे नहीं पता था कि वह उन्हें तुरंत क्यों ठुकरा देगी। उसे एक अस्पष्ट संदेह था, लेकिन वह निश्चित नहीं था। बाहर शर्ली का चेहरा उज्जवल था, लेकिन पूरे समय वह मानसिक रूप से विचलित थी, भीड़ में एक सिलहुट की तलाश कर रही थी जो अभी भी नहीं पहुंची थी। जाहिर है जिस व्यक्ति को वह अभी सबसे ज्यादा देखना चाहती थी वह डेविस था। वह कल उन दोनों को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसके दिल ने जटिल भावनाओं को महसूस किया जिसे वह समझ नहीं सकी। क्या यह लालसा है? शर्ली ने कप हिलाते हुए एक पेय पिया। उसने फिर आह भरी, यह सोचकर कि उसने कल उस अजीब घटना का अनुभव करने के बाद भाग नहीं लेने का फैसला किया। क्राउन प्रिंस डेविस नहीं आए, उसके बगल में फेलिसिया ने भी उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। उसने नहीं किया। शर्ली ने खड़े होते ही जवाब दिया। वह अपने पिता के पास गई जो कुछ बड़ों के साथ बातचीत कर रहे थे। रॉयल फादर, मेरे पास बात करने के लिए कुछ है। हाँ, हम। मुझे माफ करना। सम्राट एस्टन ने बड़ों को जवाब दिया और अपना सिर घुमाया। ठीक है, मेरे पास आपसे पूछने के लिए भी कुछ है। शर्ली ने उलझन महसूस की, लेकिन अपना सिर हिलाया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे एक खाली जगह पर चले गए। इससे पहले कि शर्ली ने अपना मुंह खोला, सीधे बिंदु पर आते हुए, क्या प्रिंस डेविस भोज में भाग नहीं ले रहा है? वह चला गया। एक त्वरित जवाब आया जिसने शर्ली को उसके मूल में हिला दिया। वह चला गया? उसने एक गूंगा चेहरा के साथ पूछा। हाँ, अपने चेहरे को देखो। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। सम्राट एस्टन हंसने लगे क्योंकि उनकी आंखों ने उनकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जब अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप नहीं जानते? शर्ली ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। पूरी राजधानी कल रात की घटना से गूंज रही है और आप कहते हैं कि आप नहीं जानते? ओह, तुम कल रात क्या कर रहे थे? गुस्से की अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, आप इतना चंचल होना कब बंद कर देंगे? जो घटनाएं चल रही है उन पर ध्यान दें। हाँ, शर्ली ने अपना सिर नीचे रखा और उसके शब्दों को स्वीकार किया। सम्राट एस्टन अपनी बेटी के पश्चातापपूर्ण आंकड़े को देखकर भौंचक्का रह गया। उनकी बेटी ने उनकी शिक्षाओं को कब स्वीकार किया था? कल रात जो कुछ हुआ था उसे समझाने से पहले उसे अजीब लगा। शर्ली की अभिव्यक्ति सदमे से अपराध बोध में चली गई। क्या एवलिन ठीक है? उसने एक अविश्वसनीय रूप से चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। सम्राट एस्टन ने जवाब दिया, वह है। लोरेट साम्राज्य निश्चित रूप से साधन संपन्न है। उन्होंने अपने बेटे को चौथे चरण के विशेषज्ञों को बचाने में सक्षम एक गोली खजाना भी दिया। खैर, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी है जो उनका समर्थन करता है। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने उसे चेतावनी दी, इस समय उसे या एवलिन से मिलने की हिम्मत मत करो। ऐसा लगता है कि वह जरा सी नाराजगी पर किसी को भी मार डालेगा। शर्ली ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया। यह अज्ञात था कि वह किस बारे में सोच रहा था। वैसे अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ उन्होंने पूछा, क्या प्रिंस डेविस कल रात आपसे मिलने आए थे? शर्ली जम गई। वह जानती थी कि हाना के बयान के साथ उन्होंने डेविस को एवलिन से दूर करने के लिए उसे एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे कि कुछ महसूस करते हुए उसने जवाब दिया, वह आया था, लेकिन वह जल्दी से चला गया जैसे कि उसे कहीं खतरा महसूस हुआ हो। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने कहा कि मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ गलत था। ओह, मैं देखता हूँ। सम्राट एस्टन ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, जबकि वह उसकी प्रतिक्रियाओं को देखता रहा। बस इतना ही, मैं मेहमानों का अभिवादन करने जाऊंगा। शर्ली जाते समय मुस्कुराई। विडंबना यह है कि उसके तेजमजाकिया चंचल दिमाग ने उसे अपने सवाल से बचने में मदद की। सम्राट एस्टन ने उसकी पीठ को देखते हुए अपनी आंखें संकुचित कर ली थी। उसके महल के गार्ड ने कहा कि केवल मेरी बेटी फेलिसिया कल रात वहां पहुंची थी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंस डेविस ने संरचनाओं को दरकिनार कर दिया और गुप्त रूप से उससे मुलाकात की? नहीं, कुछ निश्चित रूप से गलत है। अध्याय 143 बिन बुलाए अतिथि। दिन बीतते गए क्योंकि डेविस और एवलिन एक सप्ताह के लिए उस अनाम रॉयल पैलेस में रहे। स्वास्थ्य लाभ किया। उसके शरीर पर निशान गायब हो गए, जबकि उसका बायां हाथ बंद हो गया और उसका दाहिना हाथ अभी भी उपचार के बीच में है। डेविस लगभग पागल हो गया था जब उसने सुना कि इस समय के दौरान राजधानी में कोई एपोथेसिस मौजूद नहीं था। जाहिर है एक अन्य शहर में एपोथेकरी दुनिया के वरिष्ठ और जूनियर्स के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसके पास इंतजार करने और उसकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब तक कि एक विशेषज्ञ धर्मत्यागी नहीं आ जाता।
अंतिम दिन एक महिला धर्मत्यागी पहुंची, एवलिन के शरीर की जांच की और डेविस को बताया कि उसके शरीर पर कोई आंतरिक या घातक चोट नहीं थी। इससे डेविस को अपनी नसों को आराम मिला। भले ही उसने पहले से ही उसकी स्थिति निर्धारित कर ली थी, लेकिन वह पहले स्थान पर एक प्रामाणिक धर्मत्यागी नहीं था। उसकी दृष्टि और इंद्रियां कभी-कभी गलत हो सकती थी और वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ भी हो। अपनी नसों को शांत करने से पहले उन्हें एक प्रामाणिक धर्मत्यागी की राय की आवश्यकता थी। डेविस द्वारा उसे अच्छी तरह से भुगतान करने के बाद महिला धर्मत्यागी चली गई। एवलिन डेविस की आराम से आकृति को देखते हुए मुस्कुराई। इस पूरे सप्ताह के दौरान उसके लिए उसका प्यार गहराई से बढ़ गया। उसे लंबे समय तक उसकी देखभाल करते हुए देखकर उसने इस हद तक प्यार महसूस किया कि भले ही वह अब मर गई होती, लेकिन वह इस जीवन में संतुष्ट महसूस करती। उसकी मुस्कान को देखते हुए डेविस गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसे अचानक कुछ याद आया कि उसे आराम मिला। मैं बाहर जा रहा हूँ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उलझन में पूछा। यदि संभव हो तो वह उसे कुछ और समय के लिए रखना चाहती है। यहाँ रुको, मैं उस महिला को लाऊंगा जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। डेविस ने ठंडा जवाब दिया। एश्टन परिवार ने हाना रॉस को एक क्राउन प्रिंस की पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने उसे एक जेल में रखा जहां क्रूर अपराधियों को कैद किया गया था। रॉस परिवार ने अनभिज्ञता का बहाना किया और इस मामले के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की, जबकि क्लेमोर परिवार ने चतुराई से 2 बेटियों को अस्वीकार कर दिया जो मर चुकी थी। लोगों ने सोचा कि वे 2 लाशों पर झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि अगर वे लड़े भी होते तो वे एकतरफा रूप से नष्ट हो जाते। दोनों पक्ष यह जानते थे, इसलिए सम्राट एश्टन के अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने के साथ मामला समाप्त हो गया ताकि स्थिति को सुचारू बनाया जा सके। भले ही मामला समाप्त हो गया था, डेविस ने सतर्क रहना सुनिश्चित किया और रॉस परिवार और क्लेमोर परिवार के हर महत्वपूर्ण नाम को सीखा। अगर उसे कुछ भी गलत महसूस हुआ तो उसने कसम खाई कि वह जल्दी से एक पल में उनके ऊपरी स्तर को खत्म कर देगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। एवलिन ने जल्दी से शांत स्वर में जवाब दिया। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्या आप उसे जाने देंगे? उसने उसके चेहरे पर एक भ्रमित भाव के साथ उसे वापस पूछा। एवलिन ने अपना सिर हिलाया। वह मुझे मारने की कोशिश करने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई। अब उसे सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में उसकी अप्रत्यक्ष मदद के बिना मैं पहले ही मर गया होता। हम आपका क्या मतलब है? अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसे लगा कि वह एक पल के लिए झूठ बोल रही थी, बस हाना को बचाने के लिए। एवलिन एक बड़ी सांस लेने से पहले शांत हो गई। पहले उसने अपने साथियों को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरे, जब वानिस नामक उस महिला ने चुपके से मुझे मारने की कोशिश की तो वह अप्रत्यक्ष रूप से मुझे चेतावनी देते हुए चिल्लाई। अंत में वह मुझे मारने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई। अगर उसने ऐसा किया होता तो आपको केवल मेरा कटा हुआ सिर मिलता, जबकि मेरा शरीर कहीं फर्श पर पड़ा होता। रुक जाओ, मैं समझती हूँ। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बस उन्हें रिहा करने के लिए कहूंगा। ठीक है, उन्होंने अतिरंजित रूप से अपने हाथ हिलाए और हास्यपूर्ण तरीके से चिल्लाया। यह किस तरह का बैल था? वह किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने के लिए इतनी दूर चली गई जिसने उसे मारने के लिए भाग नहीं लिया था। डेविस ने अपना सिर हिलाया, महसूस किया कि वह बहुत दयालु थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एवलिन थोड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने प्यारे चेहरे के साथ सिर हिलाया। उसके प्यारे चेहरे को देखकर वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह सोचकर कि वह उस हाना को एक पल में मार सकता है, उसने बात को अपने सिर के पीछे रख दिया। जबकि कुछ लोग प्रतिशोध के बारे में चिंता कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से उस पर लागू नहीं होता है। लगभग हर उच्च स्तर के सदस्य को पता था कि उसके पास 5 और तावीज हैं जो उन्हें एक पल में मारने में सक्षम है। इसके शीर्ष पर वे जानते थे कि उन्हें एक विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित किया गया था जिसे व्यापक रूप से वरिष्ठ कहा जाता था। केवल एक मूर्ख ही इस दुनिया में उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करेगा, जब तक कि निश्चित रूप से अगर वह बेरहमी से किसी को उकसाता है। धीरे से आह भरते हुए उसने कहा, हम कल सुबह रवाना होंगे। हम्मा। उसने फिर से अपना सिर हिलाया और उसे अपनी उंगली से करीब आने के लिए इशारा किया। डेविस मुस्कुराया और उसके करीब चला गया। उसके होठों पर एक चुम्बन लगाया क्योंकि उसने उसके गालों को पकड़ लिया था। ठीक से आराम करो। धीरे से मुस्कुराते हुए वह अलग हो गया। जब उसने अब खेती करने के बारे में सोचा कि उसका मन चिंता से मुक्त हो गया है, तो उसे महल के बाहर एक उपस्थिति का एहसास हुआ। उसे किसी भी दुर्भावनापूर्ण आत्मा के हमलों से बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा की भावना को 7 दिनों तक 200 मीटर तक बढ़ाया। अब भी वह थका हुआ था, लेकिन इसे सिर्फ प्रशिक्षण के रूप में लिया। एवलिन ने अपना सिर हिलाया और जब वह लेटने वाली थी उसने डेविस को कहते हुए सुना, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक मेहमान है। डेविस ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजे स्वचालित रूप से खुल गए। वह और एवलिन कुछ समय तक इंतजार करते रहे, इससे पहले कि उनके दृश्य के सामने एक लालूट वाली आकृति दिखाई दी। डेविस ने शर्ली को ठंडी नजर से देखा। अगर उसके जहर को रहने और ठीक करने का उसका मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं था तो उसे लगा कि वह एवलिन को बचा सकता था। भले ही यह उसकी ओर से अनजाने में देरी थी, लेकिन वह उस कीमती समय के लिए उसे थोड़ा दोषी ठहराने से खुद को रोक नहीं सका। एवलिन वास्तव में आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नया बनाया गया दोस्त इस समय आएगा। उन्होंने कहा, यहाँ होने वाली घटनाओं पर नजर रखना। मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है। डेविस ने शर्ली से अपनी नजर हटाते हुए कहा। शर्ली जम गई, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, मैं इसे रोक नहीं सका। मेरे पिता ने इस दौरान तुम दोनों से न मिलने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम किसी को मारने जा रहे हो। धर्मत्यागी के जाने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम शांत हो गए हो। अध्याय 144 क्षमा न करना। डेविस के पास अभी भी एक ठंडा चेहरा था, उसके जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बर्फठंडे चेहरे को देखकर शर्ली की आंखों से उदासी चमक उठी, इससे पहले कि वह जल्दी से इसे छिपा दे। उसने एक गहरी सांस ली और गहराई से झुक गई। मैं उस समय मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती थी। आपके पास फेलिसिया और मेरा आभार है। एवलिन, मुझे खेद है। कृपया मुझे माफ कर दें। अचानक उसने घुटने टेक दिए क्योंकि वह उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना अपराधबोध से चिल्ला रही थी। क्या? प्रिन। शर्ली, उठो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यह उचित नहीं है। एवलिन आश्चर्यचकित लग रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह घुटने क्यों टेकेगी और माफी मांगेगी। शर्ली ने उसे दृढ़ता से देखा क्योंकि उसने कबूल किया, अगर यह प्रिंस डेविस नहीं था जिसने मुझे एक पागल आदमी के चंगुल से बचाया था तो मेरा शरीर दूषित हो गया होता। अगर वह मुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं करता तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ होता। तुम्हारा क्या मतलब है? एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने डेविस को चुप रहने के लिए देखा। शर्ली ने तब बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, साथ ही साथ उसे डेविस ने कैसे बचाया था।
उसने एवलिन को इमेजरी क्रिस्टल की सामग्री भी सुनाई जिससे उसके स्पष्टीकरण से बनने वाली किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर मैं नहीं होता तो आप इसमें नहीं होते। अभी यह स्थिति है। शर्ली ने एवलिन की बाहों को देखा और अपराधबोध से जवाब दिया। उसकी आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं है कि वह जानता था कि मैं खतरे में था। अगर आपने उसे नहीं बताया होता कि आप वह नहीं थे जिसने उसे आमंत्रित किया था तो यह वास्तव में मेरे लिए अंत हो सकता था। एवलिन ने उसे अपने दिल की गहराई से गर्मजोशी से सांत्वना दी। एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा मुझे यह भी खुशी है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। शर्ली अपनी उदारता से आश्चर्यचकित थी। लेकिन तुम अपने आप को देखो। उसे देरी करने के लिए यह सब मेरी गलती है। मुझे दिलासा देने के लिए आपको सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कोई सजा दो? धीरे से आह भरते हुए उसने अपने कटे हुए हाथ को उठाते हुए पूछा। हाँ, यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। अन्यथा मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। शर्ली दृढ़ता से चिल्लाई। एवलिन अवाक रह गया। वह आत्मसंतुष्टि चाहती है और आत्मक्षमा होना चाहती है। उसकी इच्छा को पूरा करना। एवलिन, वह आपकी दुर्दशा की बिल्कुल परवाह नहीं करती है। डेविस ने धीरे से कहा। उसे लगा कि इस शर्ली के साथ कुछ गलत था। शर्ली कांप उठी। उसने जल्दी से कहा, नहीं, आए, क्या मैं गलत हूँ? एक ठंडी आवाज जल्दी और दबाव ने जल्दी से उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। शर्ली चुप रही और नीचे देखती रही। डेविस ने एवलिन की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए जारी रखा। आपकी चोटों ने उसे आने और सजा के लिए भीख मांगने की गारंटी नहीं दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। आप दोनों वैसे भी इतने करीब नहीं हैं। नहीं, आप दोनों एक पदानुक्रमित संबंध से बंधे हैं। क्या यह सच है? डेविस के इतने स्पष्टवादी होने के साथ एवलिन ने सवाल करते हुए आह भरी। एवलिन कोई मूर्ख नहीं था। उसे पहले से ही इस बात का आभास था कि दूसरी पार्टी क्या चाहती थी, लेकिन उसने एक धुंधली उम्मीद रखी कि वह अपने नए दोस्त के साथ रिश्ते को समृद्ध करने में सक्षम होगी। यह उनका चरित्र था जिसे वह आसानी से बदल नहीं सकती थी। शर्ली ने नीचे फर्श पर देखा। वह असहमत होना चाहता था, लेकिन उसके विचार कुछ और ही कह रहे थे। उसके लिए एवलिन कौन था? परिचित के स्तर का मित्र। उसने पीछे मुड़कर देखा और स्पष्ट आंखों से एवलिन को देखा। ईमानदारी से, यह सच हो सकता है कि मुझे तुम्हारी इतनी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी गलती थी कि यह सब तुम्हारे साथ हुआ। मैंने एक नया पत्ता पलटने का फैसला किया है और यही कारण है कि मैंने आपसे माफी मांगी है। एवलिन उसकी नजर और उसमें दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता था। शर्ली ने अपनी स्कर्ट पकड़ी और जारी रखा। यह पहली बार है जब मैंने अपने हाथों से किसी व्यक्ति को मारा है। मेरी स्थिति के साथ मुझे अपने हाथों को गंदा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस मामले में मैं पीछे नहीं हटी। मैंने उस पागल आदमी को मार डाला जिसने मेरा उल्लंघन करने की कोशिश की, साथ ही साथ उसके अधीनस्थों को इस सप्ताह के दौरान ठंडे खून में मार डाला। अब पीछे नहीं हटना है। मुझे अपने व्यक्तित्व को नए सिरे से बदलने की जरूरत है। मैं वही पुरानी शर्ली नहीं हो सकती। नहीं, मैं अब वही पुरानी शर्ली हूँ। मैं समझता हूँ, एवलिन ने गंभीरता से जवाब दिया। आप छोड़ सकते हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, शर्ली हक्का-बक्का रह गया। डेविस की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह थोड़ा मुस्कुराया। निर्दयी। उसने सबसे खराब संभव सजा दी जिसे शर्ली सहन कर सकती थी। ऐसा इसलिए है अगर वह वास्तव में एवलिन की माफी चाहती थी। लेकिन मुझे अभी तक दंडित नहीं किया गया है। शर्ली धीमी आवाज में भ्रम में चिल्लाई। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही सजा दे चुका हूँ। एवलिन ने एक गंभीर नजर के साथ जवाब दिया। शर्ली ने वापस सोचा और उसे नहीं मिला जब उसे दंडित किया गया। नहीं। क्या आपको एहसास नहीं है कि आपकी सजा क्या है? डेविस ने ठंडे स्वर में पूछा। शर्ली उसे देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थी। क्या? उसका ठंडा चेहरा एक हल्की सी मुस्कान में बदल गया। आपकी सजा यह है कि आप उससे कभी भी माफी नहीं हासिल करेंगे जो आप उससे चाहते थे। शर्ली की आंखें चौड़ी हो गई। कुछ सेकंड बीतने के बाद वह खड़ी हो गई और बिना सोचे समझे महल से बाहर निकल गई। उनके लिए यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रहा था। एवलिन के मुंह खोलने से पहले कुछ मिनट बीत गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे माफ करता हूँ या नहीं। उसे खुद को माफ करने के लिए अपने दिल में ढूंढना होगा। जब डेविस ने उसका भाषण सुना तो उसका विचार बदल गया क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। वह निर्दयी नहीं हो रही थी, वह सिर्फ दयालु थी। अगले दिन योजना के अनुसार डेविस और एवलिन ने एस्टन साम्राज्य की रॉयल कैपिटल को गोल्डन हॉर्न वाइवन पर चढ़ते हुए छोड़ दिया। जब गोल्डन हॉर्न वाइवन ने एवलिन को देखा तो वह गुस्से से गरज गया और अपने आसपास की दीवारों को नष्ट कर दिया। इसने बाद में कुछ नहीं किया, लेकिन आज्ञाकारी रूप से उन दोनों को उस पर चढ़ने दिया। क्योंकि यह अशिष्ट माना जाएगा यदि वह बिना कुछ कहे चले गए, इसलिए उन्होंने उन्हें दीवारों को ठीक करने के लिए आवश्यक धन दिया और एस्टन साम्राज्य के बुजुर्गों द्वारा भेजे जाने के बाद दाएं छोड़ दिया। कुछ ही दूरी पर लाल वस्त्र पहने एक सुंदर आकृति ने गोल्डन हॉर्न को छोड़ते हुए देखा। उस आकृति की आंखों से एक आंसू टपकता हुआ देखा जा सकता था। उस आकृति का मुंह थोड़ा हिल गया क्योंकि शांत जैसे वातावरण में एक व्यथित बुदबुदाहट सुनी जा सकती थी। मुझे तुम्हारी क्षमा चाहिए थी, उसकी नहीं। अध्याय 145 चिंताएं। एस्टन साम्राज्य की सीमाओं के पास एक पिच काले पहाड़ के ऊपर आसमान में डेविस ने दूर से चौकियों को देखते हुए कहा, हम जल्द ही सीमा पार करेंगे। फिर उसने एक सुंदर आकृति को देखने के लिए बगल में देखा जो नृत्य हवा में शांत लग रही थी, सिवाय इसके कि आकृति अभी भी अपने शाही काले वस्त्र पहने हुए थी, जहां इसकी बाईं आस्तीन का आधा हिस्सा हवा में घूम रहा था। उसने पूछा, क्या आप चिंतित हैं? उसकी आंखों में अपराध बोध अभी भी दिखाई दे रहा था। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। कुछ हद तक। मुझे आश्चर्य है कि मेरे राज्य को देखने के बाद हमारे लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। डेविस ने अपनी आंखें घुमाई। आप इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे वह होना चाहिए जो चिंतित है। एवलिन ने उसका बयान सुनकर हंसकर कहा। उसने आह भरी और समझाया, क्या? मैं आपको हमारी रक्षा के लिए बिना किसी कुलीन गार्ड के बाहर लाया। मैं बहुत घमंडी था और अब मैंने अपना सबक सीख लिया है। सिवाय इसके आपने इसके लिए कीमत चुकाई। एक मौन विराम के साथ वह बड़बड़ाया, मैं निश्चित रूप से अपनी मां द्वारा पीटा जा रहा हूँ। एवलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना सिर हिला दिया। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे। मजबूत कमजोरों को निर्देशित करता है। उसकी गैरदोष देने वाली आंखों को देखते हुए डेविस चुप हो गया। वह उसके धैर्य और क्षमा से बेहद असहज था। उन्होंने उस सवाल को पूछने का फैसला किया जो लंबे समय से उनके दिमाग में था, जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आप मुझे दोष नहीं देते हैं? एवलिन ने उसके कटे हुए हाथ को देखा। मैं क्यों करूंगा? मेरे घमंडी स्वभाव को बस उन्हें थप्पड़ मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया।
यह मेरी ओर से एक बड़ी गलती थी। ओवे एक बी एक एन। डेविस ने कड़े लहजे में जवाब दिया, अगर उन्होंने आपका अपमान किया है तो आप उन्हें वापस मारने के अधिकार में हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने आगे कहा, ऐसा होता अगर मेरे पास एक ऐसी स्थिति या खेती होती जो कम से कम उनके बराबर होती। आस्तीन को हिलाते हुए और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वह चिल्लाया, तुम मेरी मंगेतर हो। उन्हें आपको छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई, हमने अभी तक शादी नहीं की है। उनके लिए मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो बस भाग्यशाली है। उसकी नजर फिर उससे दूर चली गई। इसके अलावा उन्होंने सोचा होगा कि मैं एक सजावट से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। डेविस ने बेशर्मी से घोषणा की क्योंकि उसने दूर देखा है। इससे वह खुशी से लगातार खिलखिलाती थी। अचानक उसने महसूस किया कि एक हाथ खोना कोई बुरा मामला नहीं था। एवलिन तब उस पर उज्जवल मुस्कुराया, मुझे पता है। उसके उज्जवल मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए जो दोष से रहित था, डेविस को और भी अधिक अपराध बोध महसूस हुआ। शर्ली की तरह वह भी उससे माफी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन शर्ली के विपरीत यह उनकी ओर से काफी हद तक ईमानदार था। क्या आप मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं? शर्ली को बचाने के बारे में दाऊद ने अपने दिल में एक हल्के डर के साथ पूछा। आखिरकार उन्होंने हताशा के एक पल में गलती से शर्ली को चूमा और निम्नलिखित अराजकता में शर्ली ने अनजाने में अपना चेहरा चाट लिया, जबकि यह सब इमेजरी क्रिस्टल के माध्यम से एवलिन द्वारा देखा गया था। इमेजरी क्रिस्टल से प्रदर्शित दृश्यों को याद करते हुए एवलिन थोड़ा शर्मा गया। उसे अचानक चुप होते देख वह उससे एक बार फिर पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या तुम मुझ पर पागल हो? एक पत्नी के रूप में आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं, आप जानते हैं। डेविस ने उसे धीरे से याद दिलाया, डर था कि वह इस समय पीछे हट रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अचानक गड़बड़ हो गई, इससे पहले कि उसने आह भरी, घृणित। कम से कम मैं तो यही कहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आपने इसे गलती से किया था। मेरे लिए आप पर गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। उनके बोलने से पहले कुछ पल की चुप्पी बीत गई। समझने के लिए धन्यवाद। इस बीच एवलिन के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई क्योंकि उसने सोचा, मैं वैसे भी आप सभी को अपने पास लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने बाद वे दोनों आखिरकार लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंचे। उन्हें अपनी वापसी यात्रा में भी कोई बाधा नहीं मिली। कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं था कि डेविस ने उन्हें रोकने के लिए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन 2 महीनों में उनका व्यवहार थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि खुद को कैसे व्यवहार करना है। समय समय पर वह एलिया के ठिकाने के बारे में सोचता था। उसने एवलिन की देखभाल बेहद सावधानी से की। इस बीच कुछ किताबें पढ़ी, अपने ज्ञान का ढेर लगाए। जब भी वह उसकी कटी हुई क्षति को देखता था वह आह भरता था। उसने जल्द से जल्द एक दिन अपनी बाह को फिर से विकसित करने की कसम खाई। उन्होंने अपने आशावादी और हंसमुख व्यक्तित्व को दूर करने का फैसला किया जो 7 साल तक रॉयल कैसल में रहने से प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने अजनबियों के साथ बर्फ ठंडे और निर्मम तरीके से व्यवहार करते हुए अपने प्रियजनों के साथ एक शानदार तरीके से व्यवहार करने का फैसला किया। उनके लिए ऐसा करना आसान था क्योंकि उनके पिछले जन्म में उनका मूल व्यक्तित्व एक ठंडा था। शुरू करने के लिए वह बदला नहीं बल्कि इस दुनिया में आने से पहले जो था वही लौट आया। इसके अतिरिक्त गोल्डन हॉर्न वाइवन उन दोनों के साथ थोड़ा बंध गया। इसके अलावा उनके सिरदर्द के लिए उन्होंने एक अजीब अफवाह भी सुनी जो पिछले कुछ दिनों में फैल रही थी जब वह लोरेट साम्राज्य रॉयल कैपिटल के पास पहुंचे थे। हम आखिरकार घर लौट आए हैं। परिचित दीवारों को देखते हुए डेविस के कंधों पर झुकते हुए एवलिन ने वापसी की यात्रा से थके हुए शोर को बाहर निकाला। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से ठीक होने के कुछ समय बाद वह अपने काले रेशमी वस्त्रों में वापस आ गई थी, यहाँ तक कि इस दौरान निशान भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। केवल उसके बाएं हाथ को कटे हुए छोर पर पट्टी बांधी गई थी। यह उसके लिए एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन परिणामस्वरूप इसने उसके दर्द की सीमा को बहुत बढ़ा दिया। इससे उन्हें पता था कि वह बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में तरक्की कर पाएंगी। हालांकि वह संतुष्ट लग रही थी, लेकिन जब वह अपने घर की दिशा में देखती थी तो उसकी आंखों में एक वास्तविक चिंता दिखाई देती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम बाद में अफवाह की जांच करेंगे। उसकी चिंतित दृष्टि को देखते हुए डेविस ने उसे सांत्वना दी। उसने महसूस किया कि उसे उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होने के लिए उसके परिवार से शाप प्राप्त करना होगा। जब तक वे ओवरबोर्ड नहीं करते हैं, डेविस ने महसूस किया कि असामान्य अपमान लेना भी ठीक होगा। दीवारों को पार करते हुए वे एक भी बाधा का सामना किए बिना गुजर गए क्योंकि दीवारों पर मुख्य गार्ड जानते थे कि गोल्डन हॉर्नेड वाइवन सम्राट का पर्वत था। यहाँ तक कि वे श्रद्धा और सम्मान के कारण झुक गए। पहला गंतव्य जो वे पहुंचे वह रॉयल कैसल नहीं था बल्कि कॉल्डन फैमिली मैनर था। डेविस ने अक्षम और इस तरह कहलाने के लिए खुद को इस्तीफा दे दिया, जबकि वह गोल्डन हॉर्नेड वाइवन पर खड़ा था जो एक विशाल उपस्थिति के साथ जागीर के ऊपर मंडरा रहा था। अध्याय 146 निराशा। गोल्डन हॉर्न वाइवन एक भव्य तरीके से उतरा जिसने दर्शकों के साथ साथ कॉल्डन परिवार के सदस्यों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। डेविस ने महसूस किया कि यह भव्य प्रवेश द्वार बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन इसके लिए गोल्डन हॉर्नेड वाइवन को दोषी नहीं ठहराया, इसलिए उन्होंने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और अपमान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर नीचे उतर गए। कॉल्डन परिवार के बुजुर्गों को मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मक्खियों की तरह गूंजने में कुछ सेकंड भी नहीं लगे। प्रिंस डेविस का स्वागत है, हम पिछले कुछ समय से आपकी उम्मीद कर रहे हैं, एक बुजुर्ग ने झुकते हुए कहा। अन्य बुजुर्गों ने भी झुककर डेविस का अभिवादन किया। डेविस ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अव्यवस्थित रूप से धड़क रहा था। यहाँ तक कि वह अपनी गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था। उसके अपने परिवार के बारे में और क्या कहा जा सकता था। एवलिन वाइवन से नीचे कूद गई और उसकी उपस्थिति बड़ों को दिखाई देने लगी। जिस क्षण उनकी नजर और समझ एवलिन पर पड़ी, उनके चेहरे देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गए। लेकिन यह जल्दी से वापस आ गया क्योंकि उन्होंने अपनी मुस्कान वापस रखी। बुजुर्गों में से एक ने जल्दी से कहा, अंदर वापस आओ, हम वहाँ बात करना जारी रखेंगे। एवलिन ने सिर हिलाया और उस बुजुर्ग के पीछे जागीर में वापस आ गया। अन्य बुजुर्गों ने जल्दबाजी में डेविस को घेर लिया। डेविस कई बुजुर्गों को अपने चारों ओर से घिरा हुआ देखकर जम गया और खुद को नीचे गिराने के लिए इस्तीफा दे दिया। प्रिंस डेविस, निराश मत हो, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, यह अच्छा नहीं है अगर हम आपको बाहर इंतजार करते रहें। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य बुजुर्ग सभी सहमत हुए और सिर हिलाया, उनके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ। वे अप्रत्याशित रूप से मुझे बाहर नहीं पीटकर मुझे चेहरा दे रहे हैं। बार बार यह वास्तव में शाही परिवार की शक्ति को दर्शाता है। डेविस ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इसके बाद वह अंदर उनका पीछा करने लगा। हॉल में एवलिन पहुंची और अपने चेहरे पर एक भी भाव प्रदर्शित किए बिना चुपचाप खड़ी रही।
कॉल्डन परिवार के कई युवा जिन्होंने बाहर हंगामा देखा, वे भी हॉल में पहुंचे और तमाशा देखने के लिए कोनों के चारों ओर खड़े हो गए। जब उन्होंने एवलिन को देखा तो उनमें से कुछ को दया आई, जबकि उनमें से कुछ गुप्त रूप से महिमामंडित हुए, लेकिन किसी ने भी उससे एक शब्द नहीं बोला, जिसमें कॉल्डन परिवार में उसके तथाकथित चचेरे भाई भी शामिल थे, जो स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति के प्रति उदासीन थे। एक आकृति जल्दी से भीड़ के बीच से भाग गई और जल्दी से एक मूर्ख की तरह रोते हुए घुटने टेक दिए। हुआ एवलिन की अभिव्यक्ति बदल गई, वह अब अपना उदासीन चेहरा नहीं रख सकती थी। उसने तुरंत मैसी को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। डेविस ने प्रवेश किया और तमाशा देखा। उसका घबराया हुआ दिल किसी कारण से आराम कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने किसी को उसकी देखभाल करते हुए देखा था। थोड़ा मुस्कुराते हुए वह उसके लिए खुश था और एक आशावादी मानसिकता अपनाई है। अगर वे हमला करने जा रहे हैं तो मैं इसे बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन सेशन के रूप में मानूंगा। अचानक भीड़ ने अपनी दबी हुई आवाजें वापस ले ली और चुप हो गई क्योंकि एक आकृति अपनी आंखें खुली हुए पहुंची। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। हॉल के बीच से केवल रोने की आवाजें सुनी जा सकती थी। परिवार के मुखिया ने भीड़ के अलग होने पर आवाज सुनी, जबकि उनका चेहरा तेजी से बदतर हो गया। जब परिवार के मुखिया की नजर एवलिन पर पड़ी तो वह जम गया क्योंकि उसकी पुतलियां फैल गई। अपने हाथों को बढ़ाते हुए वह धीरे धीरे एक गूंगा चेहरा के साथ एवलिन की ओर चला गया। विभिन्न भावनाएं उसके दिल में दौड़ गई, जिससे उसके पैरों को करीब जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उन्होंने अपनी बेटी के कटे हुए हाथ को देखा तो उनके हाथ हिंसक रूप से कांप रहे थे। अपने चेहरे पर एक भारी क्रोध के साथ फूटते हुए उन्होंने डेविस की ओर इशारा किया। आप परिवार के मुखिया, हम आपको सलाह देते हैं कि हमारे परिवार के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई करें। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने तुरंत उसे गंभीर चेहरे से टोक दिया। यह सही है, हम आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोचने की सलाह देते हैं। N0 वेलबिंग। परिवार का मुखिया जम गया। उसका चेहरा गुस्से से दबा हुआ था। वह अपने बगल में बड़ों को देखने के लिए मुड़ा, जबकि उसकी आंखें खून से लथपथ हो गई। खुद को शांत करने और बड़ों को एक एक करके देखने में थोड़ा समय लगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परिवार के मुखिया की कठोर दृष्टि को महसूस करते हुए बुजुर्ग अपने चेहरे को झुकाकर थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपनी जमीन पकड़ ली। परिवार का मुखिया डेविस की ओर देखते हुए सिर हिलाता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे बड़ों ने फिर से टोक दिया। प्रिंस डेविस, हमें यकीन है कि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हुई होगी, लेकिन आपको इसे दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दुर्घटनाएं हर समय होती है और यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। निराश न हो, बस इसे एक बुरे सपने के रूप में माने। एक बुजुर्ग ने एवलिन की दिशा में देखते हुए कहा। ठीक है, अगर राजकुमार को पछतावा महसूस होता है तो वह सिर्फ हमारी पोती में से एक से शादी करेगा। एक अन्य बुजुर्ग ने पिछले बुजुर्ग के साथ सहमति व्यक्त की क्योंकि उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। अच्छी तरह से कहा, राजकुमार एक जिम्मेदार व्यक्ति है और शाही परिवार द्वारा दिए गए शब्दों का पालन करेगा। अन्य बुजुर्गों ने कुछ पक्ष लिया और जल्दी से सहमत हो गए, जबकि वे अपना सिर हिलाते रहे। अच्छा अच्छा, तुम सब बहुत अच्छा। परिवार का मुखिया एक जानलेवा नजर से मुस्कुराया। उसे इनको मारने का मन हुआ जो उससे एक पीढ़ी ऊपर थे, लेकिन सबसे ऊपर उसे अपने दिल में निराशा महसूस हुई। उन्होंने परिवार के लिए अपना जीवन काम किया और उन्हें जो कुछ भी मिलता है वह सत्ता के भूखे बुजुर्गों का एक समूह है जो बड़ों की पीठ में छुरा घोंपता है। वह अचानक जोर से हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आप लोग कभी मेरी बातों को सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं समझता हूँ। अपनी आस्तीन को एक झटके से हिलाते हुए वह अपनी बेटी के चेहरे पर एक उदास भाव के साथ पहुंचा। उसने उसकी पट्टी वाली बाहों को पकड़ लिया और रोने का मन किया। अपने घुटनों के बल झुकते हुए उसने अपनी पट्टी वाली बाह को हिलाया और उसे अपने माथे पर रखा। एवलिन, पिता ने आपको निराश किया है। उसे पछतावा हुआ। वह बस इतना चाहता था कि उसकी बेटी का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उसकी बेटी एक अपंग के रूप में उसके पास वापस आ गई। वह जानता था कि बहाने का उपयोग करते हुए कि वह एक अपंग है, इन पुरानी लोमड़ियों ने अनायास अपनी पोती को राजकुमार के लिए दुल्हन बनाने के लिए भेजने का फैसला किया है। उसे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, या बल्कि किसी को यह कहना चाहिए कि उसने इन पुरानी लोमड़ियों पर बहुत भरोसा किया। अपने पिता को देखकर, जो बचपन में एक सख्त व्यक्ति थे, अब विशुद्ध रूप से उसकी देखभाल करते हुए, सभी दिखावा और परिवार के मुखिया के असर को खो देते हुए, उसे अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का मन हुआ, लेकिन किसी तरह खुद को शांत कर लिया। उसने अपने दाहिने हाथ से उसके कंधों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपने मुझे निराश नहीं किया है, पिताजी। इवान कॉल्डन ने देखा और भी अधिक अपराध महसूस किया, यह सोचकर कि उनकी बेटी ऐसी परी थी। एवलिन ने अपना चेहरा उठाया और उस तमाशे को देखा जो देखने में घृणित लग रहा था। जब वह अपने पिता को सांत्वना दे रही थी, बुजुर्ग अपनी पोती को डेविस से मिलवाने में व्यस्त थे। एवलिन, क्या मैं इन पुराने को मार सकता हूँ? एक अविश्वसनीय ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। अध्याय 147, 3 लोगों की जान लेना। बुजुर्ग और युवा डेविस को अपने चेहरे पर एक गूंगा भाव के साथ देख रहे थे। डेविस इस दौरान चुप रहा क्योंकि जैसे ही उसने उन्हें एवलिन को एक बुरे सपने के रूप में व्यवहार करने के लिए कहा, उसके दिमाग में कुछ टूट गया। इन कॉल्डन परिवार के बुजुर्गों की हत्या करने से खुद को नियंत्रित करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। यह इसलिए था क्योंकि यह उसका परिवार था कि उसने खुद को शांत करने के लिए इतना प्रयास किया। लेकिन ये बूढ़े अपनी पोते पोतियों के बारे में घमंड करना बंद नहीं करते थे, इसलिए वह आखिरकार अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ जोर से चिल्लाया। उसने एवलिन को एक नजर से देखा जो 1 लाख बातें बताती थी। हैरानी की बात है, एवलिन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने अपना दिल सख्त कर दिया था। इन बुजुर्गों के लिए उसे जो नफरत महसूस हुई, वह अब डेविस द्वारा जानी जाने लगी। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, 3 सिर हवा में उड़ गए क्योंकि वह एक चीख के साथ जमीन पर उतर रहा था। उनके शरीर ढह गए क्योंकि गर्दन से नदी की तरह खून बह रहा था। डेविस ने उसी आत्मा के हमले का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने एक भाला बनाया और एक विभाजित सेकंड में 3 निकटतम बुजुर्गों की जान ले ली। कुछ चीखें सुनाई दी क्योंकि अन्य बुजुर्गों ने महसूस किया कि उनका दिल उनके गले तक उछल रहा है, जबकि वे जल्दी से पीछे हट गए, जिससे उनके बीच दूरी पैदा हो गई। रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? ब्राट, क्या आप मरना चाहते हैं? डर से भरे गुस्से से भरे चिल्लाएं डेविस के कानों में गूंजने लगी, जिससे वह चिल्लाने लगा। यदि आपके पास पित्त है तो मुझे छूने की कोशिश करें और मुझे देखने दे कि क्या आपका परिवार विनाश से बचता है। डेविस ने ठंडा जवाब दिया, जिससे चिल्लाने वाले बुजुर्ग ठंडे पसीने में बाहर निकल गए। वे उसे नुकसान पहुंचाने के परिणामों को जानते थे, इसलिए वे तब तक हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि वे अपने परिवार को समाप्त नहीं करना चाहते।
वह भाला गायब हो गया क्योंकि उसे मारने का आवेग फीका पड़ गया क्योंकि उसने सबसे कष्टप्रद बुजुर्गों को मार डाला था, जिसमें वह भी शामिल था जिसने एवलिन को एक बुरे सपने के रूप में मानने के लिए कहा था। वह नहीं जानता था कि ये 3 कौन थे, नहीं उसे ऐसा लगा कि उसे यह जानने की जरूरत है। क्या आप हमारे गॉर्डन परिवार के साथ कचरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं? आप इससे बच नहीं सकते। HMPH, हमारा समझौता लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस को एक दुल्हन देने के लिए था। क्योंकि आप टोस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम केवल एवलिन को वापस ले सकते हैं और उसे असली क्राउन प्रिंस को उपहार दे सकते हैं। डेविस ने उन 2 बुजुर्गों को देखा जिन्होंने अभी अपना मुंह खोला है। भाला एक बार फिर से गढ़ा गया, ऐसा लगता है कि आप दोनों मरना चाहते हैं। प्रिंस डेविस, कृपया रुक जाओ। अचानक एक आवाज गूंजी। डेविस आवाज के स्रोत को देखने के लिए मुड़ा। कृपया इसे बंद करो। अगर हमारे किसी और बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो हमारा परिवार बेहद कमजोर हो जाएगा, इवान कॉल्डन झुकते हुए चिल्लाया। उन्हें लगा कि उनके पास डेविस के साथ सामना करने की शक्ति है, लेकिन लोरेट परिवार के सामने इसका क्या उपयोग होगा। इसके अलावा वह उनकी रक्षा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन उसे उन्हें बचाना होगा, अन्यथा वह बाद के जीवन में अपने पूर्वजों का सामना नहीं कर सकता था। क्या आप इन पुराने को जीवित रखना चाहते हैं? क्या ससुर जी को इस बात का डर नहीं है कि वे एक दिन आपको बेरहमी से धोखा दे सकते हैं? डेविस ने धीरे से पूछा। फिर भी झुकते हुए इवान कॉल्डन ने जवाब दिया, यह एक परिवार के मुखिया का अभिशाप है। उनका जीवन मेरी जिम्मेदारी है। उसका जवाब सुनकर डेविस को इस जिम्मेदार आदमी पर दया आई। उसने एवलिन को देखा और उसके सिर को थोड़ा सा हिलाते हुए देखा। धीरे से आह भरते हुए उसने एक बार फिर भाले को गायब कर दिया। यह अंत नहीं है बेटा, हम निश्चित रूप से विवाह समझौते को नहीं छोड़ेंगे। आप या राजकुमार हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से शादी करेंगे। एक पागल बुजुर्ग अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया, यह देखकर कि प्रिंस डेविस अब उन पर हमला नहीं करने जा रहा था। डेविस ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और सोचा, ऐसा लगता है कि अफवाहें सच थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विवाह समझौते, उस पर क्या लिखा था? डेविस ने वास्तव में कभी भी उस समझौते को नहीं देखा जो दोनों परिवारों के बीच किया गया था। इवान कॉल्डन ने जवाब दिया, कॉल्डन परिवार की युवा मालकिन की शादी लोरेट परिवार के क्राउन प्रिंस से होगी। इसके बाद उन्होंने बड़ों की ओर देखा और कहा, भले ही यह इस तरह लिखा गया था, हमने मूल रूप से सोचा था कि अगर दुल्हन दूसरे राजकुमार से शादी कर लेती है तो भी यह ठीक होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि लालच ने उनके दिलों पर जड़ें जमा ली है। क्या ऐसा है? फिर मैं घोषणा करता हूं कि लोरेट परिवार और कॉल्डन परिवार के बीच विवाह समझौता 0 और 0 है। डेविस ने अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ ठंडा कहा, क्या ब्राट, आप बस ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। बुजुर्ग उसके शब्दों से भौचक्के रह गए, इससे पहले कि वे उसकी अभिमानी घोषणा के लिए उस पर चिल्लाए। डेविस ने उन्हें ठंडी नजर से देखा और एक महान आत्मा का दबाव उत्पन्न किया, एक सम्राट के समान, क्या आप मेरे अधिकार की कोशिश करना चाहते हैं? मेरा जीवन मेरे हाथों से तय होता है और यहाँ तक कि मेरे माता पिता का भी इसमें कोई कहना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप कोई विशेष है? अपनी अस्तित्वहीन शक्ति पर गर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुजुर्गों ने अविश्वसनीय दबाव महसूस करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर को ऊर्जा में कवर किया। उनके पैर निर्बाध दबाव से लंगड़ा रहे थे, जो 15 साल के लड़के की तरह दिखने वाले लड़के से उत्पन्न हुआ था। वे सभी एक एक करके गिर पड़े। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे किसी विपत्ति का सामना कर रहे हों। पूरे हॉल में मौजूद लोग डर के मारे चुप हो गए। क्यों? एक घराई हुई आवाज एक स्पष्ट रूप से कांपती हुई आखिरी से गूंज रही थी। डेविस जम गया। वह एवलिन को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंसू भरी आंखों को देखते हुए उसका दिल दर्द से भर गया। उसने तुरंत उसके सामने कदम रखा और अपना हाथ बढ़ाते हुए एक घुटने पर घुटने टेक दिए। मैं डेविस लोरेट, शादी में आपका हाथ मांगता हूँ। उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश झिलमिलाता है, जहाँ कोई इसे जबरदस्त प्यार के रूप में वर्णित करेगा। किसी भी घटिया समझौते से बंधे नहीं, लेकिन हमारे प्यार से बंधे हैं। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ वह इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल उसके जवाब के लिए धड़क रहा था। एवलिन ने महसूस किया कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। एक पल पहले उसने महसूस किया कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बिखर गई जब उसने उसे यह कहते हुए सुना कि उनके बीच विवाह समझौता रद्द हो गया है। उसकी कमजोर आकृति कांप रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसका निराधार डर सच होना शुरू हो गया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इस कारण से था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को पकड़ लिया, जबकि वह अपना सिर हिलाते हुए अपने दिल से सुबकती रही। डेविस ने जल्दी से उसे अपने गले में खींच लिया और गले लगा लिया, बस उसकी बाढ़ की भावनाओं के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह अब समझ गया कि उस समय उसका क्या मतलब था। अपने तथाकथित परिवार के सदस्यों के लिए वह एक दायित्व से ज्यादा कुछ नहीं थी, या कोई कह सकता है उनके जीवन को समृद्ध करने के लिए एक संपत्ति। भले ही उसे एक हल्का सा आभास था कि खेती की दुनिया ऐसी होगी, लेकिन वह उनके व्यवहार पर ईमानदारी से निराश था, खासकर जब उसे लगा कि यह उसके प्रेमी का परिवार है। अध्याय 148, शाही परिवार की स्थिति। काफी देर बाद एक बुजुर्ग के गुस्से से चिल्लाहट सुनाई दी, क्योंकि उसने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया था। आप ऐसा नहीं कर सकते। डेविस ने महसूस किया कि उसका मन फिर से टूट रहा है। वे और अधिक मौतों को देखे बिना हार नहीं मानेंगे। उसने उसे जाने दिया और फिर से एक पारभासी भाला बनाया, जैसे कि वे इसके लिए तैयार थे। बुजुर्ग एकजुट हो गए और एक रक्षा गठन बनाते हुए एक साथ खड़े हो गए। रुक जाओ, इवान कॉल्डन डेविस के सामने खड़ा हो गया और कहा, प्रिंस डेविस, कृपया मेरी बेटी को दूर ले जाएं। उसका अब हमारे कॉल्डन परिवार में कोई व्यवसाय नहीं है। उसकी आंखों में एक मंद मुस्कान दिखाई दी। वह वास्तव में खुश थे कि उनकी बेटी आखिरकार अपने प्यार को पाने में कामयाब रही है। वह उसे किसी और खुशी की कामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे इन लोगों से दूर भेजने के बारे में सोचा जो अजनबियों से बेहतर नहीं थे। भले ही आप कुछ भी न कहें, मैं बस यही करने जा रहा हूँ। असंतुष्ट स्वर में बोलते हुए डेविस ने जारी रखा, और साथ ही मैं रॉयल कैसल में लौटने के बाद समझौते को जला दूंगा। इससे पहले कि बुजुर्ग कोई कष्टप्रद शब्द बोल पाते, डेविस ने पूरी तरह से सोन सप्रेशन आर्ट का इस्तेमाल किया ताकि बड़ों को जल्दी से बेहोश किया जा सके, क्योंकि वे कठपुतलियों की तरह जमीन पर गिर गए थे जिनके तार कट गए थे। जब वे जागते थे तो उन्हें शायद एक गंभीर सिरदर्द होता था जो उनकी आत्माओं से उपजा था। चलो रॉयल कैसल में चलते हैं। डेविस ने उसके हाथ पकड़े और उसे देखकर मुस्कुराया। उसने उसे धीरे से देखा और हमेशा के लिए उसकी रक्षा करने का आग्रह किया। एवलिन ने अपने आंसू पोंछे और शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। इस पल में उसे लगा कि वह अपने जीवन के अंत तक उसका अनुसरण कर सकती है, और इस तरह की भावना ने उसके दिल को अतुलनीय आनंद का अनुभव कराया। रॉयल कैसल की दिशा को देखते हुए डेविस ने सोचा, अगर पूरे लोरेट परिवार को जीवित रहना था तो क्या मैं भी उनके जीवन को समृद्ध करने के लिए उनके लिए एक संपत्ति बनूंगा।
उसकी आंखों में एक डरावनी रोशनी चमक उठी। क्या यह पहला राजकुमार था? मैं देखूंगा कि आपके पास हमारे लिए कौन सी योजनाएं हैं। रॉयल कैसल अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस विशाल रॉयल कैसल में चीजें किसी भी दिन की तरह ही थी। गार्ड व्यवस्थित रूप से गश्त कर रहे थे, नौकर अपना काम कर रहे थे, अधिकारी अपना काम करते हुए घूम रहे थे। यह किसी भी अन्य दिन की तरह शांतिपूर्ण था। लेकिन इनर कैसल के अंदर माहौल लगभग एक सप्ताह तक तनावपूर्ण था। यह सब तब शुरू हुआ जब एक 17 वर्षीय लड़के ने एक सप्ताह पहले रॉयल कैसल में प्रवेश किया, यह घोषणा करते हुए कि वह शाही परिवार का था। इस तरह का मामला काफी आम था, क्योंकि शाही परिवार के सदस्य कभी कभी घूमते थे और अपने नाजायज उत्तराधिकारियों को एक संबंध बनाकर छोड़ देते थे, जो अगर पता चला तो निंदनीय हो जाएगा। जब सम्राट ने इस खबर के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। वह घोटाले के बारे में कम परवाह कर सकता था जब लोरेट परिवार पहले से ही रक्त के मामले में गिरावट में था। वह जल्दी से लड़के को ले गया और ब्लडलाइन परीक्षण किया, और उसकी खुशी के लिए परिणाम सकारात्मक थे। यह आधिकारिक तौर पर साबित हो गया था कि 17 वर्षीय लड़का लोरेट परिवार का सदस्य था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई जब 17 वर्षीय लड़के ने उसे शाही पिता कहा। अपने क्रोध के लिए जब उसने उस 17 वर्षीय लड़के को अनुशासित करने की कोशिश की तो लड़के ने एक महिला का नाम बोला, जिससे वह जम गया। उस समय बहुत सारे अधिकारी और यहाँ तक कि महारानी भी मौजूद थी। सभी ने उनकी अभिव्यक्ति में बदलाव देखा और अपनी धारणाएं बनाना शुरू कर दिया। महारानी स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गई, एक भी शब्द बोले बिना सिंहासन हॉल से चली गई। सम्राट ने स्वाभाविक रूप से महारानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सम्राट तब अपनी सीट पर बैठ गया, उस लड़के को सुन रहा था जिसने उसे शाही पिता कहा था। उसी दिन रॉयल कैसल में एक नई महिला को लाए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण बना रहा। यह शाही परिवार की चल रही वर्तमान स्थिति थी। गोल्डन हॉर्न वाइवन रॉयल कैसल के ऊपर एक मंच पर उतरा। डेविस और एवलिन इससे नीचे उतरे और रॉयल कैसल के अंदर प्रवेश किया। किसी कारण से एवलिन ने अपने फिगर को कवर करते हुए काले वस्त्र पहने। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई भी उसकी अपंग स्थिति को देखे। डेविस ने अन्यथा सलाह दी, लेकिन वह अड़ी रही, इसलिए वह केवल आंख भर सकता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें अभी भी रॉयल कैसल में उभरी नई समस्या का ध्यान रखना था। शीर्ष मंच से अंदर प्रवेश करते हुए वे जिस पहले गंतव्य की ओर जाते थे वह महारानी का क्वार्टर था, जो उनकी मां के कमरे में था। रास्ते में गलियारे से चलते हुए डेविस और एवलिन उस आकृति को देखते हुए जम गए, जो स्पष्ट रूप से डेविस से मिलता जुलता था, लेकिन थोड़ा लंबा था और उसके छोटे काले बाल थे। आकृति गलियारे की दीवारों पर एक दरवाजे के बगल में झुकी हुई थी, एक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उनकी दिशा में देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए उसके पास से गुजरते रहे। डेविस ने आह भरी, क्योंकि उसे अब यकीन था कि उसके पास एक और मां से एक बड़ा भाई था। वह मानसिक रूप से खुद को झुकाता है, एक सिरदर्द के लिए तैयार है जो जल्द ही उस पर उतरने वाला है। क्या वह हमारा इंतजार कर रहा था? डेविस से पूछते हुए एवलिन फुसफुसाई। ऐसा नहीं लगता। यह संभावना है कि वह उस दरवाजे के पीछे के व्यक्ति के लिए पहरा दे रहा है। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जब वे महारानी के कमरे की ओर रवाना हुए तो डेविस से मिलता जुलता व्यक्ति बुदबुदाया, इतना अविश्वसनीय दबाव, वह निश्चित रूप से मेरा प्रतिभाशाली छोटा भाई है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव भर गया जब वह अपने बगल के दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। मुझे आपकी बात न सुनने के लिए खेद है माँ, लेकिन चिंता मत करो, आपकी सही जगह यहाँ है। डेविस ने अपने कदमों को तेज किया, उसे लगा कि उसकी माँ का दिल टूट गया होगा। अंत में गंतव्य से पहले पहुंचने पर डेविस ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, माँ दरवाजा खोलो, यहाँ मैं हूँ। डेविस। दरवाजा जल्दी से खोला गया तो छोटी डायना को खुशी से दरवाजे से बाहर झांकते हुए देखा गया, लेकिन जब उसने अपने बगल में काले वस्त्र पहने एक बड़ी बड़ी बहन को देखा तो वह चिल्लाते हुए जल्दी से अंदर भाग गई। माँ, भाई एक डरावनी औरत के साथ है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एवलिन शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद को काले कपड़े के साथ लपेट लिया था। डेविस ने मुस्कुराते हुए अंदर देखा, आराम महसूस कर रहा था। डायना एडवर्ड के साथ खेलने के लिए लौट आई, जबकि क्लेयर एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ बिस्तर के ऊपर बैठ गई। डेविस अपनी माँ के पास गया और जब उसने एक सवाल पूछने के बारे में सोचा तो उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, डायना, मेरे आने से ठीक पहले माँ क्या कर रही थी? माँ हमारे साथ खेल रही थी। डायना से एक त्वरित जवाब आया, क्योंकि वह अपने छोटे भाई के साथ खेलती रही। क्लेयर जम गई, लेकिन इससे पहले कि वह शर्मिंदा हो पाती उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा, हम। एवलिन, अंदर आओ, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। डेविस अवाक हो गया, क्या वह नाराज नहीं थी या बस इसके बारे में परवाह करना बंद कर दिया था? वह कारण का अनुमान नहीं लगा सका। अध्याय 149, क्लेयर को समझाना। एवलिन अंदर आई और अपराधबोध से अपना सिर नीचे रख दिया, अपनी सास की मुस्कुराती हुई नजर का सामना करने में सक्षम नहीं था। क्लेयर ने भौहें सिकोड़ी, उसने अचानक एवलिन के वस्त्रों को पकड़ लिया और उसे फैला दिया, क्योंकि उसकी आंखें गुस्से में चौड़ी हो गई थी। वह डेविस की ओर मुड़ी और ठंडे से पूछा, यह किसने किया? साशा क्लेमोर और वेनिस क्लेमोर, मैंने उन दोनों को मार डाला। जवाब देते हुए उसकी आंखों से शीतलता चमक उठी। वाह! क्लेयर ने उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाया, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? क्या आप अभिमानी नहीं थे? अपने साथ अंगरक्षकों को ले जाने का विकल्प भी नहीं चुन रहा हूँ। डेविस ने शर्म और अफसोस में अपना सिर नीचे रखा, लेकिन थोड़ा खुश महसूस किया। केवल उसकी माँ उसे दंडित करने की हिम्मत करती थी, जबकि कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं करता था। इस मामले में वह गलत था और उसे लगा कि वह पूरी तरह से इस थप्पड़ का हकदार है। भले ही थप्पड़ कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था, लेकिन इससे उसके लिए थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। यह जानकर कि उसकी माँ पीछे हट गई, वह अपने दिल में मुस्कुराया। डायना और एडवर्ड ने खेलना बंद कर दिया और वे अपने चेहरे पर एक डरे हुए भाव के साथ चल रहे तमाशे को देखते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। एवलिन जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और समझाया, सास, यह मेरी गलती थी। उस समय पति मौजूद नहीं था। यदि नहीं तो वह ऐसा कैसे होने दे सकता है? तुम दोनों। क्लेयर ने गुस्से में उन दोनों की ओर इशारा किया, लेकिन जब उसने एवलिन को अपने पति डेविस को फोन करते हुए सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। एवलिन को यह भी एहसास नहीं था कि उसने डेविस को पल की गर्मी में अपना पति कहा। अगर उसे पता होता तो वह शर्मिंदगी से घिर सकती थी। आखिरकार वह और डेविस केवल एक दूसरे को पति और पत्नी कहते हैं जब वे अकेले होते हैं। क्लेयर शांत हो गई और कुछ समय के लिए डेविस को घूरने से पहले उसने कुछ आशावादी विचारों और भाषणों के साथ एवलिन को दिलासा देना शुरू कर दिया। उसने व्यक्तिगत रूप से एवलिन के चरित्र और साहस की प्रशंसा की थी जब उन्होंने उसका परीक्षण किया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब उसने अपना आरामदायक भाषण समाप्त कर लिया तो उसने डेविस को देखा और कहा, उसके लिए और अधिक अच्छा रहो।
डेविस ने अपना सिर हिलाया। वह अपना मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। माँ, वास्तव में बाहर क्या हो रहा है? क्लेयर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। इससे पहले कि उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई, आपके पिता का एक महिला के साथ एक नाजायज बच्चा था, और ऐसा लगता है कि यह मुझसे मिलने से पहले था। मैंने उस बच्चे को देखा। हाँ, क्या यह उसे मेरा बड़ा भाई बनाता है? डेविस ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। तकनीकी रूप से यह होगा, लेकिन वह अपने दिल में एक बड़े भाई को स्वीकार करने के लिए नहीं पा सकता था जो अचानक कहीं से बाहर नहीं आया। क्लेयर ने उस पर खंजर चकाया, इससे पहले कि उसने गुस्से से कहा, यह उसे आपका बड़ा भाई बनाता है। डेविस ने अपनी माँ की अभिव्यक्ति को देखा और सोचा, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में गुस्से में है, लेकिन वह हर समय आँख क्यों भरी रहती है? इस पर आपकी क्या राय है? डेविस ने सवाल करते हुए अपने हाथ फैलाए। वह जानना चाहता था कि वह उस मामले पर क्या सोचती है, ताकि वह उचित रूप से कार्य कर सके। क्लेयर की अभिव्यक्ति क्रोध और असहायता के बीच बदल गई। एक पल बाद उसने फिर से आह भरी, अगर वह अफेयर में होता तो मैं उससे माफी मांग लेती, लेकिन वह महिला, यह मामला उससे मिलने से पहले ही हो गया था। मैं वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकता, है ना? डेविस ने आराम से कहा, आप अभी भी पिता से मिलने नहीं गए? क्लेयर गुस्से में हंसे, हाँ, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? डर है कि मैं उसे मार डालूंगा, वह इस पूरे समय उस महिला के साथ रह रहा है। डेविस आंतरिक रूप से हंसे, यह एक चमत्कार है कि वह आपके गुस्से को जानने के बाद बच नहीं पाया। एक सेकंड के लिए सांस छोड़ते हुए उसने जारी रखा, इसके अलावा वह महिला बीमार है। बीमार? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सिर हिलाया और समझाया, हाँ, जाहिर है, उसका बेटा, जिसका नाम अर्नेस्ट है, शाही परिवार की मदद से अपनी माँ को बचाने के लिए रॉयल कैसल में घुस गया। कितना दिल छू लेने वाला है ना? सिवाय इसके कि हमें नहीं पता कि उनके पास हमारे लिए कोई योजना है या नहीं। डेविस ने हंसते हुए कहा, हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लाना है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए क्लेयर मुस्कुराया, हम, तुम ठीक कह रहे हो। डेविस ने पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया, उस महिला की बीमारी के बारे में क्या? इसका इलाज किया गया है, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उसकी आंखों में नाराजगी की एक स्पष्ट मात्रा देखी जा सकती थी। डेविस अपनी माँ की इच्छा देख सकता था कि दूसरी महिला मर जाए, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो क्या आपसे मिलने आए थे? क्लेयर एक चंचल लड़की की तरह मुस्कुराया, उसने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस झंझट का बदला लेने में मजा आ रहा हो। यह सुनकर डेविस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। माँ, यदि आप पिता के साथ पूरे दिल से बात नहीं करते हैं, तो यहाँ से केवल गलतफहमी पैदा होगी। हालांकि उन्हें लगा कि लोगन इसे लायक है। क्लेयर एक पल के लिए चुप हो गई क्योंकि उसका चेहरा बदल गया था। उसने फिर आह भरी, मैं समझती हूँ, मैं आज उससे बात करूंगी। अच्छा, मैं इस झंझट को तुम्हारी माँ पर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरा तथाकथित बड़ा भाई कुछ भी मजेदार करता है तो मैं उसे मार डालूंगा, इससे पहले कि वह सफल हो सके। डेविस ने ठंडे स्वर में घोषणा की, उसकी आंखें एक बेहोश हत्या के इरादे से निकल रही थी। क्लेयर ने उसके ठंडे व्यवहार को देखा और अपनी रीढ़ की हड्डी से गुजरने वाली हल्की ठंड महसूस की। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि यह उसका बेटा था, जो हर समय उसके लिए इतना गर्म होगा। वह चिंता में सोच रही थी, क्या उसका पुराना व्यक्तित्व उसके पास वापस आ रहा है? ऐसा लगता है कि वह उस समय पर वापस लौट आया जब वह उसके कोमल और गर्म गले लगाने के लिए ठंडा था। बिल्कुल वैसा ही जैसे उनकी वापसी के पहले सप्ताह के दौरान जब वह 3 साल का था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका व्यवहार शांत हो गया और मुस्कुराते हुए उसने कहा, समय का सार है, मुझे 1 महीने के समय में गुप्त प्रवेश द्वार पर जाना है। क्लेयर ने रोक दिया कि वह क्या कहने जा रही थी। इसके बजाय उसने आह भरी क्योंकि उसे पता था कि यह दिन आएगा, एक या दूसरे तरीके से। वह हर बार उससे अपने बच्चे की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं कर सकती। यह उसकी ओर से इच्छाधारी सोच थी। तुम क्यों चिल्लाती रहती हो माँ? बस जाओ, पिता से बात करो और मामले को समाप्त करो, डेविस ने उत्तेजित होकर कहा। क्लेयर ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, जैसे कि वह यह सब जानती थी। मैं इसका ख्याल रखूंगी, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन के लिए यहाँ रहें और फिर चले जाएं। आप वैसे भी उस जगह पर पहुंचने के लिए पहले से ही काफी देर हो चुके हैं। बस गोल्डन हॉर्नेट वाइवन को फिर से ले लो। डेविस ने मुस्कुराते हुए एवलिन की ओर देखा। फिर उन्होंने अपनी माँ को सूचित किया कि एवलिन इस रॉयल कैसल में रहेंगे। क्लेयर ने स्वीकार किया और अपने स्वयं के अध्ययन को अपने कमरे के रूप में सौंपा। डेविस ने अपने चेहरे पर एक आभारी भाव के साथ अपनी माँ को देखा। वह जानता था कि यह अज्ञात था कि वह वापस आएगा या सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन क्षेत्र के दूसरे पक्ष में बहुत सारे खतरे आए। उसने अभी भी एवलिन को अपने इरादों के बारे में सूचित नहीं किया कि वह केवल शिकार करने के लिए गुप्त क्षेत्र में नहीं जाएगा, बल्कि दूसरी तरफ पार करने के लिए जाएगा। वैसे क्या आपके पास शादी का समझौता है? डेविस ने पूछा कि सामान्य होने से पहले उसकी आंखें खुली थी। वह इस मामले को लगभग भूल ही गया था। अध्याय 150, बड़े भाई अर्नेस्ट। मैं करता हूँ, यह मेरे साथ है। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा, क्या वह उससे इतना प्यार करता है? वह अविश्वसनीय रूप से खुश थी कि उसके बेटे को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसे वह प्यार करता था। साधना एक कठिन कार्य था और इसे अकेले करने से मानसिक अस्थिरता विकसित होगी। एक माँ के रूप में उसे उम्मीद थी कि कोई उसके साधना पथ के माध्यम से उसका साथ देगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम उसका समर्थन करेगा क्योंकि वह साधना पथ से गुजरता है। क्या आप इसे मुझे दिखा सकते हैं? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ डेविस ने उत्सुकता से पूछा। क्लेयर ने उन दोनों को चुपके से देखा और हंसते हुए कहा, यहाँ। इतना कहते हुए उसने एक स्क्रॉल सौंप दिया जो उसके हाथ में दिखाई दिया। डेविस ने स्क्रॉल को पकड़ा और इसे देखा। यह सत्यापित करते हुए कि यह वास्तव में उनका विवाह समझौता था, उसने एवलिन को देखा। एवलिन ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह बता सकती थी कि वह आगे क्या करने जा रहा था और उसने इसकी अनुमति दी क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था। कड़कड़ाना। स्क्रॉल पर बिजली की कई चिंगारियां फैल गई जिससे यह जलकर राख हो गया। तुम क्या कर रहे हो? क्लेयर ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास में चिल्लाया और स्थिति को लगभग गलत समझा। मैंने वही किया जो मुझे करना था, डेविस ने ठंडा जवाब दिया। क्लेयर के चेहरे पर एक भ्रमित भाव था जिसने उसे रॉयल कैसल में आने से पहले घटनाओं को समझाने के लिए प्रेरित किया। उन जोंक, क्या वे मर नहीं सकते और इस दुनिया से अपने अस्तित्व से छुटकारा नहीं पा सकते? क्लेयर यह सुनकर नाराज हो गई कि उसकी बहू को कैसे भुगतना पड़ा। उसकी आंखों से हत्या का इरादा निकल रहा था जो उसके क्रोध का वर्णन करता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन वह जानता था कि उसकी अभिव्यक्ति क्यों बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसे अपने अल्स्टीन परिवार के बुजुर्गों की कुछ बदसूरत यादों की याद दिलाता है।
क्लेयर के मुंह खोलने से पहले कुछ पल चुप्पी में बीत गए। उसने कहा, यह सबसे अच्छा है अगर आप नए राजकुमार को कुछ शिष्टाचार सिखाते हैं। ओह मेरे बुरे, अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने वाला पहला राजकुमार। क्लेयर थोड़ा हंस पड़ी। उसका अर्थ स्पष्ट था। उसने स्पष्ट रूप से उसे पीटने के लिए कहा और उसे रॉयल कैसल में अपनी जगह दिखाई। माँ, क्या आपको यकीन है कि आप उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा आपका क्या मतलब है? मैं उससे छोटा हूँ। डेविस ने थोड़ा सा मुस्कुराया, जिससे एवलिन चुपके से हंसने लगा। तुम? यहाँ मैं रॉयल कैसल में अपनी शक्ति स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? क्लेयर ने अपने चेहरे में एक व्यथित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। नाराजगी में अपनी जीभ क्लिक करते हुए उसने जारी रखा, आप जानते हैं आपके जाने के बाद क्या होगा अगर वह आपके हाथ पर रखता है। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाती, डेविस ने झुककर अपने हाथों को पकड़ लिया। मैं तुरंत उसे महारानी की इच्छा के अनुसार सबक सिखाऊंगा। अच्छा, क्लेयर अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ मुस्कुराई, जिससे वह एक महान व्यक्ति की तरह चकाचौंध हो गई। डेविस ने अपनी भौहें उठाई और मानसिक रूप से रोया। कितना डरावना। उसके जैसी माताओं को हमेशा पता होता है कि अपना काम कैसे करना है। क्या वह अभी भी मेरी माँ है? मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी दयालु माँ वापस दो। लेकिन उसकी आंखें तब ठंडी हो गई जब उसने उसके शब्दों और अपनी पिछली गलती के बारे में सोचा। लेकिन उसके पास एक बिंदु है, दूसरों को कुछ बेवकूफ चीजें करने से पहले चेतावनी देना बेहतर है, जो मुझे नरसंहार करने के लिए गंभीर रूप से पागल कर देगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि वह अपने इस बड़े भाई को अनदेखा कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब उन्होंने संभावित परिणामों के बारे में सोचा तो उनका मन जल्दी से सभी संभावित जोखिमों को हटा दे मोड़ में बदल गया। फिर उन्होंने अपनी माँ को विदाई दी, एवलिन को अपने अध्ययन में छोड़ दिया और क्लारा के कमरे में चले गए। उसने दरवाजा खोलने के लिए उसे खटखटाया। एक प्यारी लेकिन ठंडी आवाज एक ही समय में गूंजी, कौन? आपका भाई। वह वापस चिल्लाया। कमरा खुलने से पहले जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसमें एक असाधारण प्यारा चेहरा दिखाई दे रहा था जो सामने खड़ी आकृति को देखने के बाद एक चमकदार मुस्कान में बदल गया। डेविस ने उसके सिर को थपथपाया। प्रिय बहन, यदि आप इस कठिन खेती को करते हैं तो आप अंततः ढह जाएंगे। वह जानता था कि उसकी यह शरारती छोटी 7 साल की बहन मुट्ठी भर थी। या तो अपने खाली समय में अपने ज्ञान को पूरी तरह से विकसित करना या बढ़ाना। हे। क्लारा मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराई क्योंकि उसने उसके थपथपाते हुए हाथों को गले लगा लिया था। उसने जवाब दिया, मुझे भाई को पकड़ना होगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने अभी तक इसे नहीं छोड़ा है? आप मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खुद को धक्का देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? डेविस ने उसके सिर को थोड़ा सा खटखटाया। मुझे पता है, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। उसने अपने सिर को रगड़ा जैसे कि उसे लगा कि उसके सिर में चोट लगी है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक प्यारा कार्य था। वह तब उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि वह उसके लिए मनमोहक अभिनय कर रही थी। जहां तक वह जानता था, इस दौरान अकेले खेती करने के बाद उसका व्यक्तित्व थोड़ा शांत और ठंडा हो गया था। क्या यह उत्कृष्ट सत्य आंखों के स्वामी का एक स्वाभाविक चरित्र था? वह नहीं जानता था, लेकिन महसूस किया कि यह मामला होना चाहिए। आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। यह तुम्हारे बड़े भाई अर्नेस्ट के बारे में है। वह मुस्कुराया और कहा। क्लारा की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। बड़े भाई अर्नेस्ट? मैं उनसे पहले ही मिल चुका हूँ। क्या आप उससे मिल चुके हैं? उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव दिखाई दिया। क्लारा ने अपना सिर हिलाया। हाँ, पिता के अनुरोध से। उन्होंने मुझे यह सत्यापित करने के लिए कहा कि बिग ब्रदर अर्नेस्ट उनका बेटा है या नहीं। जिस तरह से आप उसे संबोधित कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में हमारा बड़ा भाई है। डेविस को अपने अस्पष्ट संदेह थे, लेकिन अब यह दूर हो गया। क्लारा ने आगे कहा, इतना ही नहीं, लेकिन पिता ने मुझे यह सत्यापित करने के लिए कहा कि क्या बिग ब्रदर अर्नेस्ट के पास हमारे लिए कोई योजना है। वाह, हैरानी की बात है, वह सतर्क है। अच्छा, डेविस के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था। उन्होंने फिर पूछा, परिणाम क्या था? पिता ने पूछताछ की और मैंने सत्यापित किया कि वह कुछ भी गंभीर साजिश नहीं रच रहे हैं। उसके पास केवल एक ही साजिश थी, और वह थी हमारी रॉयल कैसल के माध्यम से खुले तौर पर अपना रास्ता बनाकर अपनी माँ को बचाने के लिए। कितना भाग्यशाली है, अगर वह कुछ मूर्खतापूर्ण करने की साजिश के साथ आया था तो वह मेरे बारे में सुनने से पहले ही मर गया होता। भरते हुए उसने अपनी आंखें घुमा ली। नाने में उसके निराधार संदेह है। वह वास्तव में खुश था कि उसने उसे मिलने जाने से पहले क्लारा से परामर्श किया। अच्छी लड़की, तुम्हारा भाई कल उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। आपको एक देखभाल करने वाली बहन होना चाहिए, अपनी छोटी बहन डायना और छोटे भाई एडवर्ड के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, एक उज्जवल जवाब आया, जिससे वह फिर से मुस्कान में टूट गया। उसने उसके प्यारे चेहरे को देखा और सोचा कि अगली बार जब वह उसे देखेगा तो वह एक अच्छी महिला बन गई होगी। इसके अलावा अपनी भाभी का भी ख्याल रखना। क्लारा ने अपनी आंखें चौड़ी की और नाराजगी में चिल्लाया, लेकिन सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, भाई ने तुम्हें परेशान कर दिया है, ध्यान रखना। पूरे मन से हंसते हुए उसने जाने से पहले उसके गाल पर एक चुम्बन दिया। क्लारा ने जाते समय उसकी पीठ को देखा, जबकि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया, इससे पहले कि उसने कहा, एक दिन मैं उस क्षेत्र में भाई का पीछा करूंगा। उसकी आंखों ने एक हल्का विवेकपूर्ण दबाव छोड़ा जो किसी को ठंडे पसीने में बाहर निकलने का कारण बन सकता है।